हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कैसे हमने जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस से जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला है। तो इसी प्रकार से जो है जैसे हमने उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, जैसे ट्राइंगल से जो है आपका ट्राइंगल के अगर दो साइड्स में जो है चार्जेस दे रखे हैं तो थर्ड साइड में जो है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों चार्जों से कितना बनेगा। या किसी जो है स्क्वायर से हमने उसके सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। या उसके तीन अगर साइड्स में जो है तीन वर्टिसीज में अगर चार्जेस को दे रखा है तो फोर्थ वर्टिसीज में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस प्रकार के हमने क्वेश्चंस किए थे। और इवन हमने इसको दोनों ही ढंग से किया था, एक बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया था और एक बार जो है आपका वेक्टरली उसको ऐड किया था, यानी कि आई जे के कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करके किया था। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अभी हम वही ट्राइंगल की प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे हटके है। इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन को पुटअप कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से हो सकता है, तो आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको भी ये बहुत ईजिली आ जाएगा। तो देखते हैं, चार्जेस ऑफ -10.24, फिर दूसरा है आपका 11.52 एंड 3.24 माइक्रोकुलाम। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, बुक ने माइक्रो लिख दिया। माइक्रो का मतलब, माइक्रो का मतलब 10⁻6। अगेन एक बार और माइक्रो लिखा हो तो 10⁻6 यानी कि 10⁻12 गुलाम। यहाँ पे पी को लिख सकता था, पी को गुलाम लिख सकता था, लेकिन माइक्रो जानबूझ के बच्चों को कुछ कभी कभार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इस वजह से जानबूझ के ऐसे चार्ज प्रोवाइड किया गया है। एट पॉइंट ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ये देखो राइट एंगल एट बी पे है, इसके ए बी सी पे जो है चार्जेस रख लिए हैं। जैसे ए पे चार्ज ये रख रखा है, देखो ये आपका बी पे ये रख रखा है और सी पे ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो जो पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट द फुट डी ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी। बी से आप ड्रॉ कीजिए एक परपेंडिकुलर, कहाँ, ऑन साइड ए सी पे। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो उसका जो फूट बनेगा यानी कि डी पॉइंट बनेगा, वहां पे आप क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर दीजिए इन तीनों चार्जेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता है। ये आपसे पूछा गया है, तो हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं उस चीज़ को जरा ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे सिस्टम को, तो देखो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगी, बिकॉज ये एक राइट ट्राइंगल है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 + 9 दैट इज 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका आ गया। तो ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए होगी आगे, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इस चार्ज से, देन उनका नेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस वाले चार्जेस से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आंसर हम इसका कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए दैट इज ई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। कितना होता है, एक पॉइंट चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1/4πε0 चार्ज, और जितनी दूरी पर आपको चाहिए उसका स्क्वायर। तो इन द सेम मैनर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ मैं डायरेक्ट वैल्यू रख के कर रहा हूँ, इंटू, देखिए जरा अब इसको देखते हैं, डिस्टेंस इनटू ये वाला चार्ज, ये चार्ज कितना है 10.24 आपको प्रोवाइड कर रखा है। माइक्रोकुलाम में डेट इज 10⁻12 कुलाम, और अपॉन में ये दूरी यानी कि ए डी का स्क्वायर। लेकिन समस्या क्या है कि ए डी की हमें जो है जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से जब इससे निकालेंगे तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इससे निकालेंगे इस पॉइंट पे तो डिस्टेंस। तो क्यों ना हम पहले डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर लें, तो तब जाके इस क्वेश्चन को करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उसके लिए पहले मुझे इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। ये भी एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल, तो किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल में देखिए, दिस स्क्वायर दैट इज, इसको अगर मैं y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 5 - x हो जाएगी। ठीक है, ये सारी दूरियां मुझे चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये ध्यान से देखते हैं जरा, BDC ट्राइंगल में तो y² + x² दैट इज y² + x² इज इक्वल टू 3² दैट इज 9।
और दूसरा ये वाला ट्राइंगल भी देख लेते हैं, ये राइट ट्राइंगल है देखो इसमें, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल को देख रहे हैं। इसमें देखिए जरा, दिस स्क्वायर डेट इज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है, 4 है, 4 4 जा 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको देखते हैं जरा, इसको जरा ध्यान से देखिए, कितना हो जाएगा 2ab प्लस माइनस हो जाएगा 2ab डेट इज 10x, ऐसा आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16। देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम यहाँ से निकाल लें, वाई स्क्वायर की वैल्यू को अगर यहाँ से निकाल लें तो कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं, तो दो इक्वेशन दो अननोन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से उठा के रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत तेजी से होता है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि मुझे सब चीज़ करके दिखाना होता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये देखो, ये 25 इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बना देगा, -9 बना देगा, और ये भी 9 उधर जाएगा तो कितना बना देगा आपका 18। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका माइनस का 18 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 10x, माइनस माइनस कैंसिल, और x इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली दूरी x इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर आ गई। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, देखो ये कितनी होगी 3.2 सेंटीमीटर होगी, दैट इज 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको तो ये कितनी आ जाएगी, देखो 5 माइनस एक्स है ना ये, तो x की वैल्यू कितनी है 1.8, 1.8 अगर 5 से निकाल देंगे तो कितना बचेगा भाई 3.2 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसी प्रकार से जो है इस 1.8 को, ये जो निकला हुआ है इसको अगर यहाँ पर रख देंगे, x की जगह पर रखेंगे तो इससे y निकल जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 2.4 सेंटीमीटर आएगा। आप ये करके देख लें, मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, चलिए तो इसको हटा लेते हैं, हमने सारी डिस्टेंस निकाल ली है। अब मुझे स्पेस चाहिए बोर्ड में, इस वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब इस AD की जगह कितना रखा जा सकता है, इस AD की जगह देखिए, इस AD की जगह 3.2 सेंटीमीटर को रखा जा सकता है। तो ये लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर, बट सारी यूनिट्स जो है SI में है तो इसको भी SI में करना पड़ेगा। 3.2 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए मैंने कहा था 10⁻² से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसका भी क्या चाहिए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो EA की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखते हैं इसको, देखो जरा, ये 9 अपनी जगह पे है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू 10.24 अपनी जगह पे है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 3.2 स्क्वायर है, ये आएगा नीचे 10 टू द पावर -4 आएगा, ये दिख रहा है ये। तो ऊपर जाएगा देखो 10 पावर माइनस इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 9 प्लस 4 ऐसा हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखो ये पॉइंट हटा, ये 2 पॉइंट हटे तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। ये है 2 टू द पावर 5, ये भी 2 टू द पावर 5, ये 2 टू द पावर 10 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, तो कितना बचा है देखो जरा 9, ये 9 बचा हुआ एक, ठीक है। तो ये 9 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया 12 माइनस 13, 12 माइनस 12 प्लस 13 यानी कि 10 बचेगा, यानी कि 10 को 1 बचेगा, तो 10 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 90 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यानी कि EA की वैल्यू इतनी आ गई। तो EA बराबर कितना आ गया देखो 90 न्यूटन पर कूलम। इसकी दिशा देखते हैं, ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब मैं देखो इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे घना हो जा रहा है। तो इसकी दिशा कहाँ की, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रो कूलम, तो इसको क्या हो जाएगा आपका इस दिशा में होगा, कि यानी कि मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे दिखाना है हमको, इसकी ओर ऐसे करके हो रहा होगा, तो कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से ऐसे करके इस साइड की ओर आ रहा होगा, और ये कितना होगा EA, इसकी वैल्यू कितनी होगी EA, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे वाले को देखते हैं, अब इससे निकालते हैं देखो, ठीक है, और फिर इससे निकालते हैं, पहले इसी से निकाल लेते हैं EB से। तो EB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर चार्ज 1/4πε0 चार्ज ऑफ दिस, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कितना होगा, 1/4πε0 इज योर 9 × 10⁻⁹ एंड चार्ज इज योर 11.52
इंटू 10⁻⁻12 माइक्रो-माइक्रोकुलम दे रखा है। देखो माइक्रो-माइक्रोकुलम, ऑल दीज चार्जेस आर इन माइक्रो-माइक्रोकुलम, दैट इज 10⁻12 कुलम के बराबर दे रखे हैं। तो अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम वो कितनी दे रखी है 2.4, लेकिन उसका भी क्या दे रखा है आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 10⁻2 मीटर में चेंज हो गया, उसका क्या होता है स्क्वायर होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इसको भी हटा देते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं इंटू 11.52 इंटू 10⁻12 ये हो गया, और ये +9 और नीचे से देखो 10⁻4 10⁻2 4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई, और नीचे कितना बचा है आपका 2.4 इंटू 2.4। अगर इसको सॉल्व करेंगे, दिस कैंसिल करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो इसकी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 18 आ जाएगा। ये जब इसको कट करोगे तो ये 2 बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, इसको काटना तो 18 आएगा, तो ये 18 आ गया। और यहाँ से कितना बचा हुआ है 13 है, -12 करोगे तो 10, यानी कि न्यूटन पर कुलम। तो यानी कि आपका आ गया EB। अब मैं निकाल रहा हूं आपका, ये आ गया। देखो EA की दिशा लिख लेते हैं, EA की डायरेक्शन यहाँ पे जो मैंने निकाला था ना EA, इसकी डायरेक्शन क्या होगी D2A, तो कितना हो जाएगा D2A। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बाहर की ओर बनता है, हमें यहाँ पे देखना है, इस D पॉइंट पे देखना है। तो D पॉइंट पे कहाँ की साइड, बाहर की साइड ऐसे हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा EB। अब इसी प्रकार से C वाला चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, तो हम उसको लिख लेते हैं EC। तो EC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 ये हो गया, इंटू चार्ज ऑफ दिस दैट इज 3.424 इंटू 10⁻12 ये आ गया, होल अपॉन कितना, जितनी दूरी है दैट इज 1.8, और वो भी कैसी है सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज कर दिया, -2 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जब पूरा सॉल्व होगा तो ये भी कितना आएगा 90 न्यूटन पर कुलाम के बराबर इसका आंसर आएगा। और इसकी दिशा क्या होगी, अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे C से D की ओर होगा, यानी कि ऐसे करके बाहर की ओर निकलेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज है, बाहर निकला, हमें इस जगह पे देखना है, तो कहाँ की साइड निकलेगा, इस साइड की ओर निकलेगा, तो कितना जाएगा EC ये आ गया आपका। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी आपकी C2, ये देखो जरा C2D इसकी दिशा हो गई। तो हमने इसको पूरा फाइंड आउट कर लिया है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो D2A भी लिख सकते हैं, अगर C2D नहीं समझ में आता है तो D2A भी लिख सकते हैं, D से A की साइड है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों वेक्टर जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक ही दिशा में है। और देखिए यहाँ पे जरा अब सोचते हैं, अब इनको जोड़ते हैं, क्योंकि हमें जोड़ने वक्त जो है बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर को दिशा के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 3 वेक्टर्स हैं, 3 चार्जेस के द्वारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो वो किस ढंग से बना हुआ है, हमारे पास जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो एट ए टाइम 2 ही जोड़ सकता है, तो हम 2 ही लेते हैं एट ए टाइम। तो ये दोनों को जोड़ना ईजी है, देखो दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है, दिख रहा है आपको इस ढंग से, दोनों एक ही दिशा में। माना इसका रिजल्टेंट कितना है E1 है, तो क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ किस का रिजल्टेंट EC एंड EA का क्या हो जाएगा, लेट इट बी E1 वो कितना हो जाएगा, एडिंग दीज टू दैट इज EC प्लस EA विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC कितना दे रखा है, देखो EC कितना निकला था 90, और वो भी कितना निकला था 90, EA भी कितना निकला है 90, दैट इज 180। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए मिटा दिया मैंने यहाँ से। तो हमें पता चल गया न्यूटन पर कुलाम, ये आपका आ गया। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू 180 न्यूटन पर कुलाम। इसकी दिशा कहाँ की और होगी, देखो D2A होगी, दैट इज D2A। अब देखिए एक वेक्टर ऐसे करके है, एक वेक्टर ऐसे है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। देखो अब ये पूरा E1 इन दोनों वेक्टरों को मिला के एक वेक्टर हो गया, यानी कि एक वेक्टर E1 इस दिशा में, एक इस दिशा में है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है।
तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन लगाते हैं, ईबी की वैल्यू ये हमारे पास है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कहाँ होगा, दोनों बराबर हैं। देखो ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, E1 स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 EB cos 90। 90 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसमें और इसके बीच में 90 एंगल है। तो E देखो EB की जगह E1 लिख सकता हूँ, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 E1। E1 कितना है देखिए जरा, 180 है, तो E1 स्क्वायर को का E1 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 180, दैट इज 180 E1 इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 180 अंडर रूट 2 न्यूटन पर कूलम। अब इसकी दिशा क्या होगी, बिटवीन दीज टू, अब इसको निकालना है हमें, दिशा निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिए आप, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी दिशा निकालनी हो तो इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखिए, ऐसे करके ये E1 है, और ये जो है आपका EB है, ये दिख रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये E है, तो हमें अगर निकालना है तो ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, और ये इसकी अपोजिट दिशा है, तो ध्यान से देखो ये भी कितना हो जाएगा, EB हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा एंगल है, तो आप निकालेंगे 10 बीटा, तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इस साइड के अलाउंग, किसके अलाउंग, ये डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, रेस्पेक्ट टू E1 के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, इसके साथ बना रहा है ना ये एंगल बीटा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि डायरेक्शन जो है किसके रेस्पेक्ट में, E1 के रेस्पेक्ट में। तो E1 के रेस्पेक्ट में अगर जो है आपका डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो 10 निकालेंगे, मैंने कहा था 10 बीटा निकालेंगे आप। 10 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर EB एंड बेस इज योर E1। तो परपेंडिकुलर ये कितना है, EB कितना निकला था आपका, 180 निकला था, और बेस भी कितना निकला था, 180 डिग्री। दिस कैंसिल आउट, दैट इज 10 बीटा इज इक्वल टू 1। 10 कहाँ पे 1 आता है, 45 पे 1 आता है, तो 10 45 और 10 बीटा, 10 यानी कि बीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो π/4। इसका आंसर हो गया, डायरेक्शन भी निकल गई। अगर आपको डाउट होता है, देखो बीच में नहीं आता, देखो बीच में मैंने पहले ही बता दिया था, दिशा तो खैर 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और जिसको हम बड़ी आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही मतलब जो है ये कभी IIT में आई हुई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, और अभी भी 95 में या 2000 में जो है ये आपका नीट में भी आ रखी है प्रॉब्लम, और IIT में तो आई ही थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। माना कि आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, देखो जरा, इस प्रकार से एक लंबी सी लाइन है, ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें चार्जेस रखे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इसको इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं, इसमें कैसे रखे हुए हैं, लेकिन डिस्टेंस, ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। पहले वाले चार्ज को Q को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ, 1 मीटर, ठीक है। दूसरा जो चार्ज है उसको यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर रखा Q। अब इसके बाद जो चार्ज है ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। और तीसरा चार्ज जो है अब आपका रखा गया है, ये Q ही चार्ज रखा गया है, लेकिन अब आपका 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 4 मीटर की दूरी पर। और चौथा चार्ज जो रखा गया है वो आपका रखा गया है 8 मीटर की दूरी पर, और ऐसे ही आगे अगला चार्ज जो है 16 मीटर की दूरी पर। यानी कि आपको Q चार्जेस रखे गए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। कैसे रखे गए, ऑन एक्स एक्सिस एट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर,
16 मीटर, 32 मीटर, सो ऑन, इस ढंग से रखें, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एट पॉइंट ओ। आपको कोई बोल रहा है कि इन सभी चार्जेस के द्वारा इधर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला चार्ज, ये जो 1, ये 2, ये 3 यहाँ पे चार्जेस रखे गए हैं, इन चार्जेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमारा पहले वाले चार्ज से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इससे E2 बनता है, तो इससे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जरा देखो बेटा, ये O पॉइंट पे E1 से कहाँ की साइड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से निकला, देखो ऐसे करके इस दिशा में बनेगा। इसी प्रकार से E2 से कहाँ की साइड बनेगा, उसी दिशा में बनेगा, देखो ऐसे करके ये E2 बन गया आपका। इसी प्रकार से E3 से, यानी कि ये जो तीसरे चार्ज से E3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी कि सबके सब एक ही दिशा में, तो एड अप हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is given by electric field due to this charge, that is 1/4 pi epsilon naught charge of this, that is Q, upon distance of this charge from O। कितना है आपका 1 स्क्वायर, कितना हो गया आपका 1 स्क्वायर। इन सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट दिस, सब एक ही दिशा में है तो इसलिए ऐड हो जा रहे हैं, तो मैं ऐड कर रहा हूं डायरेक्ट, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेकेंड चार्ज Q, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम पॉइंट O, दैट इज वो कितना है 2, कितना होगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके आएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका, ठीक है। चार्ज ऑफ थर्ड दैट इज Q, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम O दैट इज ओरिजिन, वो कितना है आपका 4 स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ फोर्थ, यानी कि फोर्थ चार्ज, और डिस्टेंस ऑफ फोर्थ चार्ज फ्रॉम मतलब ओरिजिन O दैट इज 8 स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहें तो वो देखो कैसे निकालेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q आर कॉमन, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर कॉमन। अगर इसको हम देखें तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर, सो ऑन, कहाँ तक आ जाएगा ये। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसकी समस्या हमारे पास हो गई है। तो आपको बेटा एक चीज पढ़नी पड़ेगी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि कोई भी सीरीज इस प्रकार से देखिए दे रखी हो, जैसे 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर क्या कहते हैं आपका 2 टू द पावर 3 4 5 इस प्रकार से दी है, तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। इनका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो सम होता है इसका, इसको जीपी क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें पहले समझिए। इसको जीपी इसलिए बोलते हैं बेटा कि इनका जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, देखो 10th में सभी ने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर, वो हमेशा डी क्या रहता है, सबका इक्वल रहता है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल रहता है। जैसे हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस कितना है 2 आएगा, दिस अपॉन दिस देखो 2 आएगा, दिस अपॉन दिस 2 आएगा, दिस अपॉन दिस देख करके देखो ये क्या है 4, यानी कि 8/4 2, 4/2 2, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना होगा, देखो 2 स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 2, इसका रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको निकालो जरा, तो 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 2। इसी प्रकार से इसका रेशियो निकालो 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 3 यानी कितना हो गया आपका 2। तो इनमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल। इट मीन्स दीज टर्म्स आर प्रेजेंट इन किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इनका सम अगर ये इनफाइनाइट तक ये नंबर हो, अगर ये नंबर इनफाइनाइट तक हो तो इनका सम ऑफ सच टर्म दैट इज इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू होता है आपका a/1 माइनस आर। फॉर r इज लेस देन 1, अगर ये जो कॉमन रेशियो कम आ रहा है तब इसके लिए ये लगता है। समझ में आ रही बात ये। तो हमें तो ये याद रखना है, भले ये कंडीशन याद ना रखें क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, वेयर a इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म
और R इज इक्वल टू होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो जो अभी मैंने निकाल के आपको दिखाया था। तो ये भी एक जीपी है बेटा, कैसे है ध्यान से देखो। दिस देखो पहले 1/4/1 दैट इज 1/4, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/4 दैट इज 1/4। इसका आ गया, इसको करो जरा 1/8 स्क्वायर अपॉन 1/4 स्क्वायर, इसको करके देख लो जरा। देखो ये 4 है तो कितना हो जाएगा उसका 4, इसके इसमें कितना है, ये कितना है 8 इंटू 2 8 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 2 4 कैंसिल दैट इज 1/4। इस प्रकार से हर बार 1/4 आ रहा है। तो इस टर्म का जो आर है वो कितना है, आर इज योर 1/4 है, और फर्स्ट टर्म कितना है 1 है। देखो जरा फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1 है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इस पूरे को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा Q/4πε0, ये आ गया आपका। अब इसको देखते हैं जरा इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म देखो A/1 - R, ए कितना है 1, 1 - R इज योर कितना है 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा Q/4πε0, ये आया, ठीक है। Q/4πε0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 1 यानी कि 3 हो गया, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको प्रॉपरली अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट E इज इक्वल टू 1/4πε0 4Q/3 इज योर आंसर। अब वो कोई सोचता है कि इसको कट क्यों नहीं कर दिया, बेटा हम इसलिए नहीं कट करते, समटाइम्स हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो 1/4πε0 की वैल्यू हम बेहतर जानते हैं 9×10⁹, तो इसलिए बुक जो है ज़्यादातर ऐसे लिखना पसंद करती है। कोई बुक इसको काट भी देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत रिप्रेजेंटेशन है या ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यदि क्या कर दें, इसको अल्टरनेटिवली इसके चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव करें, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, फिर पांचवा पॉजिटिव छठा नेगेटिव कर देते हैं, तो अब क्या होगा ध्यान से देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां देखिए। अब तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E1 बनेगा, पहला चार्ज है तो E1 इस दिशा में बनेगा, लेकिन ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की साइड बनेगा, इस दिशा में बनेगा E2। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 किस दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा। और E4 किस दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा, देखो E4, ठीक है। तो यानी कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर इस दिशा को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो वो दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, या उस दिशा को पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेक्टर में हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं कि अगर एक दिशा को हमने पॉजिटिव ली तो दूसरी दिशा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जनरली बुक क्या करती है कि उन दिशाओं को पॉजिटिव लेती है, जैसे एक्स की पॉजिटिव दिशा को पॉजिटिव ले लेती है, वाई की एक्स की नेगेटिव दिशा को नेगेटिव ले लेती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता वेक्टरों के साथ काम करने वक्त, जब हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को कर रहे होते हैं। तो मैं इस दिशा को नेगेटिव ले लेता हूँ, इस दिशा को पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो देखिए जरा, जो इसका सेकंड है यानी कि E2 वो नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, फिर यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो अल्टरनेट ऑर्डर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर क्या आएगा नेगेटिव, इस ढंग से आएगा। अब इसका अगर कॉमन रेशियो निकालते हैं आप, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो अब हमने क्या कर दिया कि अल्टरनेट ऑर्डर पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रख दिए, क्यू चार्ज ही रखे हैं बट पॉजिटिव नेगेटिव रखे हैं, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो अगर आप देखें तो उस वक्त अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो देखो अब कॉमन रेशियो कितना निकलेगा, -1/4/1 दैट इज -1/4 आएगा कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ गया, इतना आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस तो है ही, देखो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, -1/4 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आया था वो कितना हो जाएगा 5। तो हमने दोनों ही स्थितियों में इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं, देन अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। और कल से आपके रियल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो आप लोग जो है रेडी रहें उसको करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित। अगर आप इसमें कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा तो कि आपको जो है कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं और कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं,
तो प्लीज़ जो है इस आप देखते रहिए और सिर्फ धैर्य रखिए, तो मैं आपको उस टाइप का मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो बट आप लोग कंटिन्यू इन लेक्चर्स को देखते रहिए, और बस एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग जो है पेन चलाइए, क्वेश्चन करिए, लॉजिकल ब्रेन को जो है यहाँ पे बनाइए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा वे चेंज करूँगा इसको पढ़ाने का, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों से, तो उस ढंग से आप देखिए पहले। तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम इस प्रकार से है कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का कहने का मतलब जिसकी जो है सारे साइड्स बराबर होती हैं या सारे इंटरनल एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं, उसको रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। इसका कुछ नाम देते हैं। ए, ये जो है आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है। समझ में आ रही बात? ये इसका सेंटर है। देखो ये इसका सेंटर बना देता हूं मैं, यहाँ पे कट करेगा तो ये सेंटर बन गया, ठीक है। ये सेंटर, इसकी साइड जो है ए प्रोवाइड कर रखी है। इसके 5 वर्टिसेस, इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 5 वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखा है। एक में क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, और इसमें भी क्यू, और यहाँ भी क्यू प्रोवाइड कर रखा है। तो इसको छोड़ दिया गया है एफ पॉइंट को। तो बोला व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, आपसे पूछा गया है यदि इसकी साइड ए दे रखी है। तो सबसे पहले हमें तो डिस्टेंस निकालनी है। देखिए अगर ये डिस्टेंस ए है तो जाहिर सी बात है ये वाली डिस्टेंस भी ए होगी, और ये सारी ए है। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हो गया, तो ये सब ये ए हो जाएंगी। देखो ये भी ए हो जाएगी, इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये सब ए है, ठीक है। तो इतने ए दिखाने की जरूरत नहीं है, सब जस्ट आपको बताने के लिए है, ठीक है। तो इसकी साइड यानी कि अंदर की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है। तो देखिए जरा, अब हम देखते हैं इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा। तो ई ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितना बना? तो 1/4πε0, एक चार्ज क्यू से आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉइंट चार्ज से? तो कितना होता है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस चार्ज से ए चार्ज पॉइंट, ए पॉइंट पे जो चार्ज क्यू रखा हुआ है इससे कितना बनेगा? के टाइम्स 1/4πε0 को मैं के ले ले रहा हूँ, क्यू अपॉन ये दूरी कितनी है? ए स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस, इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? देखो इस दिशा की ओर होगी, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला चार्ज भी बनाएगा ईडी, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज है। देखो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखना है हमको, तो किस दिशा में बनाएगा? इस दिशा में बनाएगा, ई डी। ये दोनों बराबर हैं बट अपोजिट दिशा में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस दिशा में, तो उसको हम कहेंगे बी से बन रहा है, तो ई बी, और ये पॉजिटिव चार्ज ई सी ई है, तो ए क्यू है, तो क्यू से कितना बनेगा? ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो दोनों अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे कैंसिल कर देगा। अब इससे देखते हैं, यानी कि इन चारों चार्जों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन सेंटर ओ पे नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, एक दूसरे को फिनिश कर दे रहे हैं। तो अगर वो फिनिश कर दे रहे हैं तो अब इस फोर्थ चार्ज को देखते हैं। तो फोर्थ चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ईसी, वो कितना बनेगा? के टाइम्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? ऐसे की होगी, और इसका नाम क्या है? ई सी। लेकिन यहाँ पे एफ पे कोई चार्ज ही नहीं है। अगर यहाँ पे चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, बट यहाँ पे चार्ज नहीं है। देखिए एफ पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल स्ट्रक्चर, दैट इज all the charges at point O is your k q upon a square, and its direction is towards f. किसके वहां की ओर है? towards f है, दिख रहा है आपको? towards f है, तो ये डायरेक्शन भी आ गई। अगर इसको प्रॉपरली लिखना है तो k कितना होता है? 1/4πε0 q अपॉन a स्क्वायर, दैट इज ई सी। ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन के आगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें कि यहाँ पे भी चार्ज क्यू है कह दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देन एट पॉइंट दिस इज योर जीरो। अगर प्लस माइनस करके करते हैं तो फिर वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको पहले कभी कराई थी, अभी मेरे जो है शायद 10वें या 9वें लेक्चर में है, तो आप देखेंगे एक घड़ी वाली प्रॉब्लम कराई थी, ठीक है। तो आप लोग आज क्या करेंगे कि इस घड़ी वाली प्रॉब्लम को घर में करेंगे, ठीक है। और ये अगर ये नहीं होता है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके इसको करने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 12 कूलम चार्ज है, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 9 10 11। ये गुलाम 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 गुलाम, और ये 3 गुलाम, 2 गुलाम and 1 गुलाम, ये चार्जेस रखे हैं। यू हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एट द सेंटर ऑफ दिस डायल। ये जो घड़ी की डायल बना रखी है ना मैंने आपके, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने फोर्स निकाला था, यहाँ पे चार्ज था, बस इस क्यू नॉट को छोड़ देना है, यहाँ पे ये वाले क्यू नॉट को छोड़ देना, मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना, सेम वही कर देना, बस क्यू नॉट को छोड़ देना आपको, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज होता है वो E इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, जबकि फोर्स क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इस पोर्शन को छोड़ देंगे तो बाई वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि दिशा तो एक ही रहती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाऊंगा जिसमें जो है मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी वैसे कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि वो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम होंगी। तो उससे पहले जो है एक थ्योरी, छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को जो है कि स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए और बने रहिए इस चैनल में और पढ़िए। सबसे पहली बात ये कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको लॉजिकल ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, भले आप गलत सोच रहे हैं लेकिन सोच तो रहे हैं, जैसे आप सोचें तो धीरे धीरे आप सही सोचने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।